Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to our Sunday edition of Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can, of course, call us on 23314444, 23421050 and 23310464. I'm Gaura Dhawanlal. And with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, बात करते हैं प्रमुख शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। दिन रविवार का है और आज का दिन खास तौर पर हम डेडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो ज़रूर हमसे पूछें। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Thank you, Harsh and Akar. Once again, welcome to the program. Thank you. A quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi says road to Viksit Bharat in 2047 passes through self-reliance, urges people to buy and sell made in India products. Foreign investors turn net buyers in debt market this month so far, pull out nearly 6,500 crore rupees from equities. And domestic markets to focus on Fed meeting, first quarter earnings and economic data for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि स्थानीय प्रोडक्ट्स ही खरीदें और बेचें। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जुलाई महीने में अब तक डेट बाजार में ज्यादा निवेश किया, जबकि इक्विटी बाजारों से लगभग 6,500 करोड़ रुपए वापस खींचे। और शेयर बाजारों की नजर अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व की मीटिंग, पहली तिमाही के नतीजों और आर्थिक आंकड़ों पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री ने आज देश के पसंदीदा कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र भारत के लिए केवल एक आर्थिक क्षेत्र मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि ग्रामीण महिलाएं शहरी डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और युवाओं के समेकित प्रयास से कपड़ा और परिधान क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3,000 से अधिक कपड़ा स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो भारत की हथकरघा पहचान को वैश्विक ऊंचाई दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भरता भारत की नींव तभी मजबूत करेगा जब हम वही खरीदें और बेचें जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। 7 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पहले हम अपने सबसे जो पहले कॉलर हैं आज के जितेंद्र के पास चलते हैं और उनका स्वागत है। जयपुर से हैं आप, क्या सवाल है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपका? हाँ सर, ये पूछा था कि जैसे हमारे परिवार का जैसे एक आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में एक ICICI बैंक में 2 फोलियो खुला हुआ है। एक में बिजनेस साइकिल फंड चलता है, एक में जो है वो इंडेक्स फंड है। किसी में SIP नहीं है, तो कोई एक SIP चाहते हैं 5-6 साल के लिए, तो
तो नाम बता देते। जितेंद्र जी, 5-6 साल के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप कोई भी एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड बेसिकली लगभग आपका 70% पैसा इक्विटी में लगाते हैं और बाकी का फिक्स्ड इनकम में। उससे होता यह है कि जो आपने एक टाइम होराइजन बताया अंदाजन 5 से 6 साल का, तो एक वो तकरीबन लॉन्ग टर्म गोल हो गया और उसके हिसाब से जो इक्विटी है वो आपको एक अच्छे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स लेने में सहायता करेगी। जो आपका मेजर पोर्शन है पैसा का, जैसे कि लगभग 70% हो गया, वो आपका इक्विटी में लगाए। वहीं पे अगर कभी बीच में जैसे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आता है या शार्प करेक्शन होती है, तो जो एक थोड़ा सा पोर्शन फिक्स्ड इनकम में लगा है 30% के आसपास, उसके वजह से वो जो डाउनफॉल है वो एक कुशन इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक स्टेबल तरीके में थोड़े से अच्छे हायर रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप कोई भी एक अच्छे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं एसआईपी के लिए। From Rajasthan, we have Subhash. Subhash, welcome. Please ask your question. हेलो। जी Hello. सुभाष जी। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि मैंने 4-5 म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, जिसको साल भर हो रहा है, और वन टाइम किया 50,000 रुपए हर एक में। तो ये फंड जो है ये सब लॉस दे रहे हैं, तो क्या मुझे इनसे स्विच ओवर करना चाहिए? मैं जस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से फंड है। एक तो जेएम इक्विटी हाइब्रिड फंड है, ग्रोथ ऑप्शन है सबके। एक जेएम लार्ज कैप फंड है ग्रोथ ऑप्शन में। फिर है ना यूटीआई निफ्टी 250 मोमेंटम 30 इंडेक्स वाला है। फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ है, और क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। इसके आगे निप्पन इंडिया का है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इन सब में मेरे को लॉस हो रहा है, साल भर का हो गया। क्या कंटिन्यू करूं या इनको स्विच ओवर करूं? क्या करूं? काइंडली एडवाइस। देखिए, जब भी जो भी आपने फंड्स बताए मोस्टली सारे आपके इक्विटी फंड्स हैं, बीच में कुछ हाइब्रिड भी है, बट उनमें भी जो हाइब्रिड कैटेगरीज है वो ज़्यादातर इक्विटी की तरफ टिल्टेड है। तो जब भी आप इक्विटी में निवेश करें तो ये ध्यान रखें कि जो आपका होराइजन है वो कम से कम आपका 5 साल का होना चाहिए। इक्विटी मार्केट, इक्विटीज बाय नेचर ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं उसमें बीच में बहुत ज़्यादा हिकअप्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है। कभी वो एकदम से ऊपर जाएंगे, कभी वो एकदम से नीचे आएंगे, बट एक जो ओवरऑल लॉन्ग होराइजन ऑफ द पीरियड होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर वो 5-6 साल में एक सही रिटर्न देते हैं। आपने कहा कि आपने लगभग 1 साल पहले पैसे लगाए थे। अगर मैं इस वक्त मोटा मोटा एक जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है उनका रिटर्न देखूं 1 साल का, तो वो 1% से भी कम है। तो मार्केट पिछले अभी कुछ समय में थोड़ा सा ऐसा ही रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है पिछले 1 साल में, बल्कि सितंबर से लेके फेब मार्च तक एक काफ़ी बीच में 15% मार्केट गिरा भी था अपने पिछले पीक से। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये सब एक शॉर्ट टर्म नेचर है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है। तो आपने इक्विटी में निवेश किया है, आप एक लंबे समय के लिए बनिए, कुछ समय अभी उसमें और रुकिए, आप फिर देखिए उसको। और वहीं पे आगे के लिए जो भी आप जैसे इक्विटी में निवेश करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लमसम निवेश ना करें। उससे बेहतर ये रहेगा कि आप एसआईपी के जरिए करिए। आपने भी बताया जैसे कि आपने लगभग 50,000 रुपये हर फंड में लगाया लमसम। अगर 4-5 फंड्स भी है तो 2-2.5 लाख रुपये हो गया। बेहतर ये रहता है कि जो भी आपकी पूंजी है, जो इकट्ठी हुई पूंजी है, आप उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में स्प्रेड कर दें। यही पैसा अगर आप कुछ 6 महीने में स्प्रेड कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसमें रहता ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो एवरेज आउट हो जाती है। मार्केट अगर बीच में जैसे नीचे डाउनफॉल आया, जैसे कि जब अपना ये सितंबर अक्टूबर वाला पीरियड आया पिछले साल का दिसंबर वाला, तो वहाँ पे आपको मदद रहती है कि आप सस्ते में ज़्यादा खरीद पाते। तो आगे से कोशिश करिए कि जब भी आपके पास एक पूंजी इकट्ठा हो तो उसको लमसम ना लगाए, एसआईपी के जरिए। बिल्कुल। और आकार मार्केट मंत्र के इस मंच से हम लगातार श्रोताओं को ये सुझाव देते रहते हैं जो अभी आपने कहा कि कभी भी आपके पास चाहे जितनी भी रकम हो, 50,000 हो, 1 लाख रुपए हो, आप उसको कम से कम 6, 8, 9 महीने, साल भर के लिए आप स्प्रेड करके एसआईपी के जरिए लगाएं, क्योंकि बाजार गिरने की स्थिति में आप वही प्रोडक्ट सस्ता खरीद रहे होंगे। जैसा कि आकार ने अभी बताया, अगर 50,000 एक बार इन्वेस्ट करने के बजाय 4-4 हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते तो आपका शायद आज मुनाफा हो रहा होता, क्योंकि जब बाजार गिरा था तब आपने उसे सस्ते में खरीदा होता। लेकिन बहरहाल आकार जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो सुझाव दिए उस सुझाव को
मानते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगले कॉलर हमारे पास हैं वरुण देव शर्मा जी। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? धन्यवाद। मैं पिछले तकरीबन 20 साल से मार्केट मंत्रा सुनते आ रहा हूँ, सुन के इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। मेरा 2 सवाल है। मुझे तकरीबन 20 साल हो गया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हुए जी। मुझे आज का दौर पे मुझे पूछना है, जो हम मार्केट में डायरेक्ट जैसे म्यूचुअल फंड का थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ में आजकल इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे और तरीका आ गया है। जैसे डायरेक्ट शेयर में भी जैसे स्मॉल केस आ गए, बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर जो स्मॉल केस चलाता है। तो टैक्स का हिसाब से स्मॉल केस सही रहेगा या हमारा बाकी और चीज सोचते हुए भी, रिटर्न सोचते हुए भी, या हमारा म्यूचुअल फंड ही सही है? ये तो नंबर 1 क्वेश्चन हुआ। नंबर 2 है, नैस्डैक ईटीएफ खरीदना ही ठीक है, मतलब या हम अभी भी डायरेक्ट ईटीएफ खरीद सकते हैं? फंड ऑफ फंड जैसे मोतीलाल ओसवाल का फंड ऑफ फंड है, या नैस्डैक का ईटीएफ खरीदे? कौन सा सस्ता और अच्छा रहे? प्लीज ये 2 मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू। देखिए, जो आपका पहला सवाल था स्मॉल केस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल केस है वो एक तरीके से आपके लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर देता है अलग अलग स्टॉक्स की, बट उसका जो नेचर रहता है वो एक तरीके से यही रहता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद आप बैठ गए। ज़रूरी वहाँ पे जो ज़रूरी होता है ये होता है कि एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट कर दी और उसके बाद भी जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो आप सही टाइम पे लेते रहे। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो स्टॉक्स है, जिन कंपनीज के आपने स्टॉक्स खरीदे, कुछ समय के बाद क्या वो अब भी सही है, क्या उनको अभी भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्या उनको अब आपको बेच देना चाहिए, या क्या अब उनको आपको और ज़्यादा खरीद लेना चाहिए। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि जो एक म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही एक कन्वीनियंट सिंपल तरीका हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। वहाँ पे एक फंड मैनेजर आपके लिए सारे काम करता है, और साथ ही में जो भी आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि टैक्स के हिसाब से क्या सही रहेगा, वो एक बहुत ही टैक्स एफिशिएंट वे में होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर जब भी फंड मैनेजर कोई से स्टॉक्स खरीदता है या बेचता है तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। वहीं पे अगर आप एक अलग से पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, चाहे वो आप स्मॉल केस के जरिए या किसी भी दूसरे ऐप के जरिए, किसी चीज़ के भी जरिए, तो वहाँ पे जो भी आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बीच बीच में लगता रहेगा। तो उस हिसाब से मेरी ये सलाह रहेगी कि म्यूचुअल फंड्स सिंपल है, कन्वीनियंट है, टैक्स एफिशिएंट है, एक पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए, बीच में कोई भी चेंजेस के लिए, तो आप एक म्यूचुअल फंड का चुनाव कीजिए। दूसरा, अभी देखिए नैस्डैक ईटीएफ और एफओएफ जो कि आपने बताया, दोनों के दोनों आपके नैस्डैक में पैसा लगाएंगे। फ़र्क ये है, जो ईटीएफ है वो डायरेक्ट आपका स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, उसके लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जो एफओएफ है वो इन टर्न आपका पैसा उस ईटीएफ में लगाएगा। लेकिन अभी कुछ समय से जो भी इंटरनेशनल फंड्स है, ये खाली आपके नैस्डैक के साथ नहीं है बल्कि और भी इंटरनेशनल फंड्स के साथ है, एक गवर्नमेंट द्वारा, रेगुलेटर द्वारा एक लिमिट होती है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कितना पैसा उसमें लगा सकती है। वो लिमिट हमारी ब्रीच हुई है, तो उस वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स अभी पैसा नहीं ले रहे। नैस्डैक के भी एफओएफ्स आपको इस तरीके से अभी पैसा एक्सेप्ट करते नहीं मिलेंगे। तो आज की तारीख में जो एक आपके पास ऑप्शन बच जाता है वो ईटीएफ बच जाते हैं। ईटीएफ के क्योंकि जो पुराने यूनिट्स है वो अभी भी आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह ट्रेड होते हुए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा आप प्रीमियम पे ना खरीदिए। प्रीमियम यानी कि क्योंकि अभी उनकी थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है, फ्लो नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो हो सकता है कि जो उनकी एनएवी है उससे ज़्यादा प्राइस पे वो ट्रेड हो रहे हो। लेकिन अगर आप महंगा खरीदेंगे तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका आगे का फ्यूचर का रिटर्न है वो आप ऑटोमेटिकली उससे कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो और ज़्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा। Before we move on to our next caller, let's take a look at the stock outlook. The Indian equity market ended lower for the 4th consecutive week, slipping 0.26% on a weekly basis. The decline was driven by weaker than expected first quarter earnings and cautious global sentiment, keeping investors on edge. Looking ahead, market sentiment will be shaped by several key factors, including the upcoming US Federal Reserve meeting, US tariff data deadline of 1st August, ongoing corporate earnings, and the release of crucial economic data such as the industrial production and HSBC manufacturing PMI.
Global developments will also be crucial. The US Federal Reserve will hold its policy meeting on July 29th and 30th. Most traders expect the Fed to keep interest rates unchanged, but any comments on inflation or future policy moves will be closely watched by markets worldwide. Back home, earnings from key companies such as IndusInd Bank, Tata Steel, ITC, Sun Pharma and Maruti Suzuki India are expected next week. Their performance will give investors more clarity on sectoral strength and overall corporate health, as per the experts. As the new month begins, investors will also keep an eye on economic indicators. The industrial production data and HSBC manufacturing PMI, both due on August 1st, could provide fresh cues on the health of the Indian economy. Welcoming from Faridabad, our next caller, Vinod. Vinod, welcome. Please ask your question. हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी जी, मेरे एक क्वेश्चन है और एक सजेशन है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी FTA साइन हुआ है इंग्लैंड के साथ और देशों के साथ भी बात चल रही है, तो ये जो टैरिफ का फिर लॉस होगा, क्योंकि टैरिफ नहीं लगेगा तो सरकार इसको कहाँ से कवर करेगी? मेरे जैसे आम आदमी को फ्री टैक्स लगाएगी या कोई और क्राइटेरिया है? ये तो क्वेश्चन है। और सजेशन ये है, अगर हो सकता है कि जब आप जवाब देते हैं उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन हो सकता है सुनने वाले का, तो सम सॉर्ट ऑफ मतलब थोड़ा म्यूचुअल डिस्कशन टाइप का थोड़ा टाइम अगर हो सके तो, लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम का टाइम आधे घंटे से शायद 1 घंटा करना पड़ेगा, अगर हो सकता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। क्या कोई सवाल म्यूचुअल फंड्स पर भी है? म्यूचुअल फंड पर सर सवाल मेरा ये है कि म्यूचुअल फंड है या जो शेयर मार्केट है, इन दोनों में से कौन सा कम रिस्की है? कम रिस्की है, ठीक है। आकार इसका जवाब दीजिए। इसके पहले हम FTA के बारे में बता लें। जब भी दो देशों के बीच FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे दोनों देशों को फायदा होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल जो नुकसान होता है, क्योंकि दोनों देश अपने कई सामानों पर जो आयात करते हैं उस पे से शुल्क नहीं लगाता। तो भारत और ब्रिटेन के बीच भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए उसमें कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। जी आकार। देखिए, शुरुआती निवेशक के लिए और जैसे आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में मेरी सलाह रहेगी कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो कम रिस्की है। उसके पीछे जो सिंपल एक रीज़न है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं, केवल अगर आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको सीधा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है। आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं, कम से कम अगर उस एक स्कीम के इक्विटी फंड के स्कीम में आप देखेंगे तो कम से कम 30-40 स्टॉक्स यूजुअली होते हैं। और वहीं पर अगर आप शेयर मार्केट में जाएंगे, आप शुरू में करेंगे तो आप जो भी पैसा निवेश करेंगे, आप कुछ 1-2 कंपनियों के शेयर खरीदेंगे और पूरा का पूरा पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर आपका जो है निर्भर हो जाता है। तो एक जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स के लिए, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो एक शुरुआती निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड कम रिस्की रहेगा। राजेश हमारे साथ जुड़े गए हैं फरीदाबाद से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछ लें। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा ना NPS कटता है कंपनी की साइड से, तो मेरा उसमें ना सारा फंड एलोकेशन था SBI पेंशन फंड में, तो उसमें क्या है कि थोड़ा रिटर्न कम आ रहा है, जबकि दूसरे लोगों ने ICICI में कर रखा है, कुछ ने DSP उसमें कर रखा है। तो क्या मैं उसको SBI से DSP में शिफ्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? आप उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं ये आपको एक कहना चाहूँगा कि जो आपके उसके अंदर असेट एलोकेशन है, कि आपका उनमें से पैसा SBI पेंशन फंड के अंदर भी कितना प्रतिशत पैसा इक्विटी में जा रहा है, कितना डेट में जा रहा है, और डेट के अंदर भी कितना कॉर्पोरेट डेट में और कितना गवर्नमेंट डेट में, उसकी पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि वो आपको एक नॉर्मल आपके स्टेटमेंट में मिल जाएगा। और बहुत संभव है कि इसी वजह से जो आपका रिटर्न है वो कम हो, और जो आपके कलीग्स है या जो और दोस्त है जिनका जो पैसे पे जो ज़्यादा रिटर्न आ रहा है वो इस वजह से ज़्यादा हो क्योंकि उनका पैसा ज़्यादा इक्विटी के तरफ लगा हुआ हो। आमतौर पे जो एक डिफ़ॉल्ट मोड में ऑटो चॉइस में जाता है, वहाँ पे आपका इक्विटी और डेट का जो पोर्शन होता है वो आपकी एज पे निर्भर करता है और ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, रिटायरमेंट के हिसाब से कोशिश करिए कि आप अपना पैसा 75% इक्विटी में निवेश करके रखिए, NPS के अंदर भी। उसके लिए आप एक्टिव चॉइस चुन सकते हैं। और बाकी रही बात इक्विटी स्कीम्स में, NPS के अंदर भी तो SBI, ICICI और जो भी सारी स्कीम्स है, जो 10 पेंशन फंड हाउसेस है, अगर आप देखेंगे तो उनमें कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है रिटर्न का, कुछ बहुत मेजर अंतर नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो
इसलिए बहुत संभव है कि आपका असेट एलोकेशन उसमें कुछ अलग है, आप उसको एक दफ़ा चेक करिए। फ्रॉम भोपाल वी हैव शंकर। शंकर, वेलकम। प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर, पहला सवाल है केवाईसी वैलिडेटेड और केवाईसी वेरीफाइड दोनों में क्या फर्क है? क्या जो केवाईसी वेरीफाइड है उनको केवाईसी वैलिडेशन करना जरूरी है? क्या ये एक रोड़ा लगा रखा है क्या एमपी वालों ने, सेबी वालों ने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड इज इट नेसेसरी? और दूसरा सवाल ये है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनियों की जनरली हम लोग जब साइट पे जाते हैं, रिडीम करते हैं, तो बड़ा अमाउंट रिडीम करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज सम प्रॉब्लम, जैसे कि टेक्निकल एरर। इज देयर एनी ऑडिट ऑफ दिस देयर साइट्स प्रोग्राम वेयर दे कैन नॉट डू सम हैंकी पैंकी थिंग्स? बिकॉज जब हम खरीदने जाते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर आई गो टू रिडीम देयर आर ऑफन दीस प्रॉब्लम्स। 2-3 बार करने के बाद आदमी थक के छोड़ देता है। तो ऐसा कोई ऑडिटिंग होती है? आपको जानकारी इस बारे में बताएंगे कि इनके प्रोग्राम जो साइट में चलाते हैं दे आर ट्रूली customer friendly and do not do all these hanky panky things? Thank you. So ideally such kind of issues should not come if it is coming with any particular AMC, though probably there is a possibility that they are actually facing some kind of technical glitch. So in that scenario what you can do is, instead of going to that particular AMC website, you can go to MF Central, which is a platform which sometime back government facilitated, and through the market regulator it came in existence, and all mutual fund holdings you can see over there. You can buy, you can do the transactions, you can also place a redemption request. And alternatively another route could be that you directly go to your RTA, which is like probably CAMS or KFintech, which is the registrar and transfer agents. You can go and place a redemption request over there. So you should not face any kind of problem from these two platforms in that scenario. दीपा फ्रॉम ओडिशा विथ अस। दीपा, क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, प्लीज गो अहेड। सर, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछिए। जी सर, मैं एजेंसी से म्यूचुअल फंड बना दिए हैं उन्होंने, तो मेरे को जानकारी लेना है कि मेरा म्यूचुअल फंड में सही है या नहीं है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सजेशन दीजिए। मैं मेरा फंड से बता देती हूँ सर। कैनेरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर में रेगुलर ग्रोथ है 1000 का, एंड लमसम 1 लाख। और टाटा बिजनेस साइकिल प्लान ग्रोथ में 3000 मंथली SIP, HDFC डिफेंस में 3000 SIP, यूनियन फ्लेक्सी कैप में 3000 SIP, बजाज फिनसर्व में लार्ज एंड मिड कैप में 3000 SIP, SBI कंजप्शन में 1000 रुपया SIP, और कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप में 3000 SIP, एंड बजाज फाइनेंस हाइब्रिड फंड में 250 लाख लमसम। सर, मुझे क्या करना है और थोड़ा आप मुझे सजेशन दीजिए प्लीज। जो बीच में आपने 2-3 फंड्स के नाम लिए, जो एक आपका लार्ज एंड मिड कैप था, एक आपका फ्लेक्सी कैप था, उनको छोड़ करके जो बाकी के सारे फंड्स हैं वो एक तरीके के सारे सेक्टोरल फंड्स है। सेक्टोरल फंड्स जैसे एक था आपका जो खाली डिफेंस सेक्टर में निवेश करता है, दूसरा था जो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है। जो इस तरीके के फंड्स होते हैं, इनमें एक लिमिटेशन क्या होती है, जैसे कि आपका जो डिफेंस सेक्टर का फंड है वो केवल उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करेगा जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और वहीं पे जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी वो खाली एक कुछ गिनी चुनी कंपनीज में करेगा। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर के ऊपर एक तरीके की पाबंदी आ जाती है कि मैं बस कुछ इन्हीं गिनी चुनी कंपनियों में निवेश कर सकता हूँ, उसके बाहर नहीं जा सकता। वहीं पे अगर आप एक ये फ्लेक्सी कैप या एक आप लार्ज एंड मिड कैप फंड देखेंगे तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर के पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती, उसको खुली छूट होती है। वो अपने तरीके से देखते हैं कि कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी सही है और उस हिसाब से निवेश करता है। उसको सही लगता है कि अगर मेरे को अभी डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहिए तो डिफेंस सेक्टर में भी करता है, लेकिन थोड़ा पोर्शन डालता है। तो आमतौर पे जो एक इस तरीके का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, ये एक कोर होना चाहिए, यानी कि आपका जो एक मेजर पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का वो इस तरीके के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो कि आपका 60-70% हो सकता है, 70-80%। और जो बाकी के जो ऐसे सेक्टोरल फंड्स है, अगर इनमें आप निवेश करते हैं तो उनमें थोड़ा पोर्शन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंपैरेटिवली ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, सिंपली इस वजह से क्योंकि इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक सिलेक्टेड सेट ऑफ कंपनीज में है, और उसी वजह से ये फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल भी हो जाते हैं। आकर अभी ये इन्वेस्ट जो कर रही हैं दीपा जी,
अगर ये चाहती हैं कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में मेरे को मूव करना है, तो इनको क्या करना चाहिए? पहला सारा पैसा विड्रॉ करना चाहिए या सिप बंद करके वो पैसा वहीं रहने दे और आगे से फ्लेक्सी में करे? ये मूवमेंट कैसे होना चाहिए अगर वो अपने पोर्टफोलियो को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर बैलेंस करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसको अभी मत निकालिए। अभी थोड़े टाइम पहले इन्वेस्ट किए तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी हो सकता है, उससे ज़्यादा एग्जिट लोड भी पड़ सकता है। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करें, परसेंटेजेस देखें और उसके हिसाब से इंक्रीमेंटल मनी स्टॉक कर दीजिए एसआईपी का। जैसे अगर कुछ सेक्टोरल फंड्स में ज़्यादा एसआईपी की कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वो रोक करके, और जो फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप है, वहाँ पे एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जी। जुलाई महीने में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से ज्यादातर बिकवाली ही की है। एफपीआईज ने इस महीने अब तक इक्विटी बाजारों से 6,503 करोड़ रुपए वापस निकाले हैं। जून महीने में विदेशी निवेशकों ने 14,590 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जबकि मई में उनका निवेश 19,860 करोड़ रुपए का था। लेकिन डेट बाजार में विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक 6,035 करोड़ रुपए एफएआर के जरिए निवेश किए हैं, लेकिन निकाले इससे कहीं कम पैसे हैं। Right. We have another story on the Gati Shakti scheme. Union Defence Minister Rajnath Singh has said that India is witnessing an unprecedented transformation in its infrastructure and logistics sector, which are laying a strong foundation for the country's economic growth. The minister was addressing the third convocation ceremony of Gati Shakti Vishwavidyalaya in Vadodara today. Also speaking on the occasion, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw highlighted the transformational changes in Indian Railways over the past 11 years. He noted that the rail network has expanded by 5,300 kilometers and tunnel construction has reached 368 kilometers. We have another caller from Delhi, Akash. Akash, welcome. Please ask your question. हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिएगा। हाँ सर, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट मंथ में एफडी मैच्योर हो जाएंगी लगभग 28-30 लाख पे, तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, मुझे अब इन्वेस्ट एफडी में ही लगाना देना चाहिए या और किसी आपकी म्यूचुअल आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी एज कितनी है? हेलो, आपकी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग 92 के आसपास एक शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बाद और भी होते रहे, तो ये फंड मैनेजर पे आप हम मार्केट वाले कितनी उसके ऊपर भरोसा करके पैसे लगाएं? जी, 92 में बिल्कुल एक घोटाला हुआ था, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई है। मार्केट रेगुलेटर बहुत सारे स्ट्रिक्ट चीज़ें करके आ गए और बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हो गए उस तब में और अब में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो अब कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट बहुत बहुत सेफ है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सेफ है। सवाल ये उठता है कि आपको जो ये पैसा है कि आपको निवेश कहाँ पे करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि ये जो पैसा है इसकी आपको अल्टीमेट रिक्वायरमेंट कब है, आपको कितने समय में इस पैसे की ज़रूरत है और आपको इससे क्या यूज़ करना है। अगर आपको पैसा 5 साल के ज़्यादा समय के बाद के लिए चाहिए तो ही केवल आप इसको इक्विटी में निवेश करिएगा, अदरवाइज इक्विटी की जगह इसको आप फिक्स्ड इनकम में रखिएगा। या हाइब्रिड में भी रख सकते हैं अगर 3 से 4 साल का इनका जी बिल्कुल, इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी का उसके लिए चुनाव कर सकते हैं। अगर एक थोड़ा सा गोल ऐसा है कि 5-6 साल का, 4-5 साल का और एक कंजर्वेटिव तरीके में जाना चाहते हैं तो इक्विटी सेविंग्स में लगभग 1/3 पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, जिससे कि एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स उनको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, वक्त खत्म हो रहा है। तमाम श्रोताओं, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आकार रस्तोगी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you, Akar. Before we close a look at the headlines, Prime Minister Narendra Modi says Road to Viksit Bharat in 2047 passes through self-reliance, urges people to buy and sell made in India products. Foreign investors turn net buyers in debt market this month so far, pull out nearly 6,500 crore rupees from equities, and domestic markets to focus on Fed meeting, first quarter earnings, economic data for Qs next week. And that's all for today. Namaskar. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.